हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, जिसको कॉमनली हम लोग स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। जो आई थिंक मोस्ट कॉमनली हमको हमेशा केस मिलते रहता है स्ट्रोक का हॉस्पिटल जाने से। तो ओवरऑल ये थ्योरेटिकल पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में मैं दूसरे वीडियो में इसका एक केस डिस्कशन भी करूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रोक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन जानने से पहले मैं एक बताना चाहूँगी, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट मतलब ब्रेन के वेसल्स में कुछ एक्सीडेंटली कुछ होगा, मतलब ब्लड सप्लाई रुकेगा या हिमरेज होगा, जिससे हमारा जो ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट है वो अफेक्ट हो जाता है और हमारे क्लिनिकल सिम्पटम आने लग जाते हैं। या तो जैसे कि अचानक से ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ गए हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, तो ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, या तो वहाँ हिमरेज हो जाता है तो ब्लड कलेक्शन से कोई हमारा कंप्रेसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और न्यूरोलॉजिकल साइन प्रोड्यूस करता है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारा स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पर, एब्रप्ट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू फोकल वैस्कुलर कॉज मोर देन 24 आवर। ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, हमारा कुछ भी एब्रप्ट ऑनसेट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है, कोई भी क्लिनिकल फीचर पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा है, अचानक से वो बेहोश हो गया है या अचानक से कोई भी न्यूरोलॉजिकल साइन आ रहा है, एक साइड उसका बॉडी काम करना बंद कर दिया है, कुछ भी सिम्टम आ रहा है और वो किसी भी वैस्कुलर कॉज की वजह से, या तो हिमरेज की वजह से या तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाने की वजह से हुआ है और वो सिम्टम मोर देन 24 आवर से ज़्यादा लास्ट कर रहा है, तो हम उसको स्ट्रोक बोलेंगे। या तो दूसरा हमारा इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, कोई रेडियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए इन्फॉक्शन का, मतलब अगर हम सीटी कर रहे हैं तो हमको ब्रेन में इन्फाक्ट एरिया दिख रहा है तभी उसको स्ट्रोक बोलेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या इंक्लूड करता है, कोई भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट साइन प्रेजेंट है, वो वीकनेस हो, बोलने में डिफ़िकल्टी, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल साइन प्रेजेंट है जो कि मोर देन 24 आवर से प्रेजेंट है और वो वैस्कुलर कॉज की वजह से हुआ है, तो उसको स्ट्रोक बोलेंगे। और हमें या तो रेडियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि सीटी में इन्फॉक्शन दिखेगा। फिर एक दूसरा टर्म आता है जिससे हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं स्ट्रोक को, एक आता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक स्ट्रोक से अलग होता है। कैसे अलग होता है, जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में क्या होता है, पेशेंट के में सिम्टम तो आते हैं पर वो लेस देन 24 आवर के लिए आते हैं, मतलब उसका सिम्टम मोस्टली 1 घंटे के अंदर वो रिकवर कर देता है, नॉर्मल हो जाता है। और साथ में अगर इसका सीटी करेंगे तो कोई रेडियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है इन्फेक्शन का। ओवरऑल ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में होता क्या है, पेशेंट जैसे कोई इम्बोलस अचानक से उसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में गया होगा, वो ब्लड सप्लाई बंद कर देता है कुछ समय के लिए, पर वो इम्बोलस वहाँ से हट गया तो सिम्टम भी रिजॉल्व होने लग जाते हैं। मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए हुआ जिससे उसके क्लिनिकल फीचर्स वापस नॉर्मल आने लग जा रहे हैं, तो ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है। मतलब ऐसा बोला जा सकता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक किसी अगर पेशेंट को हुआ है तो उसके में चांसेस है कि आगे उसको स्ट्रोक हो जाए, पर ये स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे लेस देन 24 आवर के लिए परसिस्ट कर रहे हैं और साथ में कोई रेडियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इन्फेक्शन का। रेडियोलॉजिकल मतलब एविडेंस नहीं है, मतलब एक्चुअल में हमारा कोई ब्रेन के पार्ट में इस्केमिया नहीं हो गया है, ब्लड सप्लाई रुका पर ब्रेन पार्ट अभी भी जिंदा है हमारा। तो ये था हमारा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के बारे में। अब ये जनरल टर्म है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो, इस सारा का सारा हो क्यों रहा है, ब्रेन के ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रहे हैं इसीलिए हो रहा है ना, इसलिए नॉर्मल ब्लड फ्लो क्या होना चाहिए जानना चाहिए, इस्केमिया में क्या है, इन्फेक्शन में क्या होता है और डेथ के लिए क्या है, और सब जानना जरूरी है। तो याद करने का पॉइंट है कि नॉर्मल हमारा 50 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होता है, इस्केमिया में 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनट हो जाता है, और इन्फेक्शन में 16 to 18, और न्यूरोलॉजिकल डेथ मतलब पूरा सप्लाई ही बंद हो गया है अगर 4 से 10 मिनट के लिए, तो हमारे ब्रेन टिश्यू मरना चालू हो जाते हैं। तो अब जो हम स्कोरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि अगर किसी पेशेंट में हमारा क्या हुआ है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है, मतलब उसके में इस्केमिया का अटैक हुआ है, तो कितना चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके स्ट्रोक डेवलप कर ले। स्ट्रोक मतलब ओवरऑल होता है कि कोई ब्रेन पार्ट हमारा एक्चुअल में डैमेज हो गया है, वो तो क्या रेडियोलॉजिकल एविडेंस में दिख जाएगा या तो क्लिनिकल फीचर ज़्यादा टाइम के लिए, तो हमको ओवरऑल स्ट्रोक मतलब हमारा ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका है और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में डैमेज नहीं हुआ है। तो ओवरऑल क्या स्कोरिंग सिस्टम करें जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो पेशेंट है जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है वो आगे जाके हमारा स्ट्रोक डेवलप कर सकता है। तो इसके लिए जो स्कोरिंग सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, ABCD2 स्कोरिंग सिस्टम। मतलब A फॉर एज मोर देन 60 ईयर्स, B फॉर BP
systolic BP more than 140 mmHg and diastolic blood pressure more than 90 mmHg. C for clinical symptom जो कि या तो यूनिलैटरल वीकनेस होगा उसकी बॉडी में, अपर लिम लोअर लिम में, या तो उसको एस्फीजिया हो सकता है, मतलब बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही होगी, बोल नहीं पा रहा होगा, और या तो क्लिनिकल सिम्टम में खाली स्पीच डिस्टर्बेंस हो सकता है। और चौथा क्या है, डी फॉर ड्यूरेशन, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर उसको है, और या तो उसको फिर +2 देते हैं अगर मोर देन 60 मिनट के लिए है तो, और 10 to 59 मिनट के लिए है तो, मतलब लेस देन 1 घंटे के लिए है तो +1 देते हैं। अगर वो पहले से उसको डायबिटीज़ है तो फिर स्कोर 1 देते हैं। ये बाकी सबका मैंने स्कोरिंग बोला नहीं, वही एज +1 देते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स के लिए 2 होते हैं, अगर खाली स्पीच है तो +1, ये बाकी याद करने का है। तो ए फॉर ऐसे ही इससे हमने याद कर दिया इसका स्कोरिंग सिस्टम। और मैक्सिमम स्कोर अगर किसी पेशेंट में कितना है तो 7 तक हो सकता है वो। और हाई रिस्क कब बोलेंगे, अगर किसी भी पेशेंट में हमारा स्कोर अगर मोर देन 4 आ रहा है तो मतलब अगर उसमें स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उसको हाई रिस्क पेशेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब बात करें कि सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके जैसे मैंने पहले भी इसका इनिशियल में थोड़ा डिस्कशन किया। स्ट्रोक हमारे 2 टाइप के होते हैं, या तो इस्चेमिक या तो हिमरेजिक। इस्चेमिक में मतलब इस्चेमिया, ब्लड सप्लाई अचानक से रुक गया है, अब ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा। ब्रेन हमारा एक ऐसा टिश्यू होता है जिसको मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो उसको थोड़ा भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है तो ब्रेन बहुत जल्दी डैमेज होने लग जाता है। तो इस्चेमिया में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन के टिश्यू मरने लगेंगे। अब ब्लड सप्लाई कैसे रुक सकता है, 2 कारणों की वजह से ब्लड सप्लाई रुक सकता है। या तो पहली बात तो इस्चेमिया और हिमरेजिक में बोले तो 85% हमारा ज़्यादातर हमको क्या मिलता है, इस्चेमिक मिलता है, और खाली 50% हमको हिमरेजिक मिलता है। अब और इस्चेमिक में भी अचानक से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गया है, या तो वो इम्बॉलिक हो सकता है या तो थ्रोम्बोटिक। इम्बॉलिक मतलब कोई इम्बोलस का टुकड़ा हमारे और कहीं से आया है ब्रेन के वेसल्स में और उसको पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, इम्बॉलिक, जो कि 75% चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट को कोई मतलब एओर्टिक हार्ट वॉल्व डिजीज़ है, मतलब कोई डिजीज़ हार्ट का, तो वहाँ से इम्बोलस कहाँ चला गया, हमारे ब्रेन में चला गया और ब्लड सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो इम्बॉलिक कॉज हो गया। ओवरऑल यहाँ पर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, यहाँ ना पेशेंट जो होता है अगर इम्बॉलिक की वजह से को अगर स्ट्रोक हुआ है ना तो समय के साथ वो इम्प्रूव होते जाता है। ये हमने हॉस्पिटल में भी एक केस देखा था, जब वो आया था उसका क्लिनिकल फीचर बहुत ज़्यादा था, मतलब उसका वीकनेस बहुत ज़्यादा था राइट साइड में, पर समय के साथ कैसे गया, धीरे धीरे उसका वीकनेस इंप्रूव होने लगा, तो ये इम्बॉलिक बताता है। और दूसरा क्या, थ्रोम्बोटिक कॉज हो सकता है, जो कि 25%, मतलब थ्रोम्बोटिक मतलब वहीं पर जो ब्रेन की आर्टरी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, धीरे धीरे उसकी नैरोइंग हुआ है, तो यहाँ पर उसका क्लिनिकल फीचर समय के साथ खराब होते जाएंगे। तो ये था हमारा इस्चेमिक कॉज। और हिमरेजिक आगे पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हिमरेज क्या क्या वजह से हो सकता है ब्रेन में, या तो इंट्रापैरेन्काइमल हो सकता है। इंट्रापैरेन्काइमल मतलब हमारे ब्रेन के टिश्यू में हिमरेज हुआ है। कैसे, मतलब अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का था और वो हाइपरटेंशन की दवाई नहीं खा रहा था, उसका अचानक से अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब वो ब्लड प्रेशर को हमारे ब्लड वेसल्स नहीं ले पाते हैं, जो बड़े वेसल्स हैं वो हाई प्रेशर को तो ईजिली टॉलरेट कर जाते हैं, पर हमारे जो जैसे कि छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, जो कि जैसे कि ब्रेन में बात करेंगे जो लेंटोस्ट्राया आर्टरीज होते हैं, थोड़ा ढंग से में कोई याद नहीं आ रहा है, पर वो आर्टरीज बहुत पतली होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है सबसे पहले वो आर्टरी अफेक्ट होती है, तो आर्टरी रप्चर हो जाती है और वो हमारे किसको सप्लाई करती है, इंटरनल कैप्सूल प्यूटामेन को सप्लाई करती है, तो हमें वहाँ पर हिमरेज दिखता है। अभी घबराइए मत, आगे इसका मैं डिटेल डिस्कशन करूँगी, सीटी दिखा के डिस्कस करूँगी। ये एक सुपरफिशियल डिस्कशन था, आगे फिर मैं और डिटेल में डिस्कशन करूँगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया पर ठीक है, थैंक यू।